गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 42वीं से 41वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विद आंसर क्लास 20 करने जा रहे हैं। क्लास 90 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ और ये हिस्ट्री और पॉलिटी बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका ये दोनों वीडियो अपलोड कर दिया गया। आज 39वीं तक करके वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज 42वीं से 41वीं तक बीपीएससी मेंस विद क्वेश्चन आंसर। ये पेपर टू का सेक्शन 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कुछ 42वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1999। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सन 1977 से बिहार की राजनीति में जाति विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है। उत्तर, संपूर्ण क्रांति के दौरान जेपी ने छात्रों, किसानों, श्रमिकों आदि का आह्वान किया था। इस आंदोलन के फलस्वरूप बिहार के पिछड़े एवं शोषित वर्गों में राजनीतिक चेतना का प्रवाह हुआ। उन्होंने संगठित होकर प्रदर्शन किया एवं गिरफ्तारियां दी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जहां 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, वहीं आंदोलन में भाग लेने वाले नेता जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए। ये नेता निचली जातियों से संबंधित थे क्योंकि उच्च वर्गीय कांग्रेसी नेताओं ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था। संपूर्ण क्रांति से प्रसिद्ध हुए छात्र नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान बाद में प्रदेश की राजनीति में छाए रहे। इसी प्रकार जॉर्ज फर्नांडिस जो श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, इस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। अंततः 1977 के बाद बिहार की राजनीति पर जाति का प्रभाव बढ़ गया। यद्यपि प्रारंभ में यह सिर्फ सामाजिक समरसता, एक पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए ही बदलाव था, परंतु बाद के वर्षों में इसमें अनेक जटिलताएं आ गई एवं अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान राजनीति स्थिति कुछ बदली है। लोगों के मन में जातिगत भेदभाव होने के बावजूद विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं एवं विभिन्न जातिगत समीकरणों को नकार रहे हैं क्योंकि सामान्य जन को लगने लगा कि 1977 के बाद से यद्यपि नेतृत्व के स्तर पर परिवर्तन हुए, लेकिन उन्हें इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल पाया। अंततः पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति में जाति की भूमिका पूर्णतः खत्म नहीं हुई। स्थानीय चुनाव में इसका स्पष्ट एवं व्यापक प्रभाव दिखता है। यदि चुनाव में जाति की भूमिका के मूल कारणों पर बिहार के विशेष संदर्भ में विचार करें तो सर्वप्रथम प्रारंभिक समय में पिछड़े वर्गों का शोषण, उनके जाति राजनीति में अपेक्षित भागीदारी का अभाव रहा है। जैसे ही उन्हें मौका मिला, सामान्य जनता के बहुमत ने ऐसे नेताओं को विजयी बनाया, लेकिन जातिगत प्रभाव का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति तथा सामाजिक एकता में व्यवधान आदि। राजनेता अपनी जाति के अपराधियों को संरक्षण देते हैं और चुनाव में उनका इस्तेमाल करते हैं। जाति आधारित राजनीति वास्तव में लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में जातिवाद के प्रवेश से स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी। आज बिहार की जनता ने जाति के राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी है। की टू रिमेंबर, संपूर्ण क्रांति से 1977 का याद रखिए और लालू यादव के और वर्तमान समय के लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के नेताओं का उदय का चर्चा करिए और वर्तमान समय में बिहार के जातिगत के। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र में मिलीजुली सरकार के प्रयोग से न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है और न ही सहयोगी और सहकारी संघवाद के लिए अनुकूलन परिस्थितियां बन सकी है। क्या आप सहमत हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन 48वीं से बीपीएससी 2009 में पूछा गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा दिया गया, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। उत्तर, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन का सार होता है।
संविधान निर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण को प्रस्तावना के माध्यम से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान के अस्पष्ट पहलुओं की व्याख्या न्यायालय द्वारा कई बार प्रस्तावना की सहायता से की जाती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद जिस रूप में संविधान हमारे पास विद्वान है, उसमें काफी व्यापक एवं महान मूल्य शामिल है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विशाल देश के संविधान के लिए आवश्यक है। ये क्षेत्र संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्र समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। भारतीय संविधान के ये दर्शन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देश की जनता के प्रति काफी उच्च आदर्श रखा गया है। ऐसे आदर्श भारतीय संविधान के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण एवं विशाल देश है। लोग भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर बटे हुए हैं। ऐसे में एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करे एवं इसमें सभी वर्गों क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाए। प्रस्तावना में दिए गए शब्द इन भावनाओं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। प्रस्तावना में दिए गए दर्शन या मूल्यों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब किसी विषय पर संविधान मौन हो। ऐसी स्थिति में प्रस्तावना के इन्हीं दर्शन या मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका उन विषयों की व्याख्या करती है जिन पर संविधान मौन है। यद्यपि प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। 1960 में बेरूबारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को सामान्य कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, परंतु 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। की टू रिमेंबर, प्रस्तावना प्रयुक्त विशिष्ट शब्द जो उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं माना गया है। बेरूबारी मामला 1960, परंतु 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में दुधारी तलवार है। ये 64वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना है, तो इसका आंसर कर दिया गया वहां पे, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 356 की भावना को समझने के लिए उसे अनुच्छेद 355 से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 की भावना को समझने के लिए उसे अनुच्छेद 355 से मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। उत्तर, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति निम्नलिखित निर्णय ले सकता है। राज्य सरकार के कोई भी कृत्य तथा शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। उनमें राज्यपाल तथा राज्य के अन्य प्राधिकारियों की शक्तियां भी शामिल होगी। राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा द्वारा केंद्र न्यायिक कृत्यों को छोड़ राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उपयुक्त बिंदुओं की मूल भावना यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य में राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, जिससे देश की एकता, अखंडता एवं अन्य संवैधानिक आदर्श कायम रह सके। लगभग इन्हीं बातों को अनुच्छेद 355 में स्पष्ट किया गया। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से अपने राज्यों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 355 इस अनुच्छेद की आंतरिक व्यवस्था अव्यवस्था से संबंध शब्द राज्यों की रक्षा का दायित्व केंद्र को निर्देशित करता है। साथ ही यह भी निर्देशित करता है कि यह संघ ध्यान रखे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले। ऐसा न होने की स्थिति में केंद्र सरकार
अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करती है। अतः अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन का मूल उद्देश्य राज्यों में संवैधानिक तंत्र की सफलता है। अंत अनुच्छेद 356 के प्रयोग की भावना को समझने के लिए इसे अनुच्छेद 355 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपका 42वीं का क्वेश्चन विथ आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं हम 41वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1997 में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना करें। दोस्तों ये क्वेश्चन ये लगभग अभी तक हम 20 क्लास में 2-3 बार करा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। राज्यपाल की शक्तियों का विवेचन करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उनकी व्याख्या करें। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। राज्यपाल की शक्तियों का विवेचन करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं, जैसे उस राज्यपाल की शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप वहां पर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के वीडियो में क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ये नया क्वेश्चन है, अभी तक ये नई क्वेश्चन रिपीट किया गया। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। उत्तर, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपतीय और राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से संपन्न होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति सभी राज्यों के विधानसभा के प्रतिनिधित्व का मूल्य निकालने के लिए समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा समस्त राज्यों के मत मूल्य का योग संसद के सभी सदस्यों के मत मूल्य योग के बराबर होगा। विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण, विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य डिवाइडेड बाय 1000। इस भागफल में शेष 500 अथवा उससे अधिक है तो उसे 1 माना जाएगा। अंत प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी। संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण, संसद का प्रत्येक सदस्य कितना मत देगा इसका निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। सभी राज्य विधानसभा दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों के कुल मत बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या। इस भागफल में यदि शेष आधे से अधिक आता है तो 1 माना जाएगा। इस संख्या में 1 की वृद्धि की जाएगी। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, यदि निर्वाचन में 1 से अधिक उम्मीदवार है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्धारित मतों का प्रयोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसमें मतदाता प्रत्याशियों के नामों तथा चुनाव चिन्हों के दाहिने तरफ स्थित रिक्त स्थानों पर वरीयता क्रम अंकित करता है। मतगणना प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम अवैध मतों को निरस्त कर वैध मतों का मूल्य निकाला जाता है तो निर्वाचित घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार का कोटा निकाला जाता है। जब प्रत्याशी द्वारा निर्वाचक कोटा के बराबर मत मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। किसी भी उम्मीदवार को नियत कोटा के बराबर मत मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मतगणना का दूसरा दौर चलता है।
अंतर्राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इस प्रकार है कि इसमें देश के सभी राज्यों के विधानसभा एवं संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य है राष्ट्रपति पद को समुचित देश का निर्विवाद समर्थन मिले। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपका 56 से 59वीं बीपीएससी 2016 में करा दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर आज का समाप्त हुआ। तो थैंक यू।